हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 2, जिसका नाम है स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। आज की इस वीडियो में हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने लेसन 1 जितने भी हमने महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए हैं, अगर उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्लस जितनी भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले मिशनरियों के शैक्षिक प्रयासों का परिचय दीजिए। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक क्या है, व्यापारिक संस्था थी जो भारत में धन कमाने आई थी, न कि शासन के लिए। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत क्यों आई थी, तो भारत इसलिए आई थी, वो पैसा कमाने के उद्देश्य से आई थी, न कि यहाँ पे वो शासन करने के लिए आई थी। परिस्थितिवश ही वह भारत की शासक बन गई। यानी ऐसा कुछ स्थिति आया जिसके कारण वह भारत के शासक यानी वो भारत में ही रह गई। अतः उसका कार्य उस समाज को शिक्षित करना नहीं था जिसके सर्व स्वहरण करने का उद्देश्य लेकर वह भारत आई थी। परंतु भारतीय जनता अंग्रेजों की भाषा नहीं समझती थी तथा अंग्रेज भारतीयों की भाषा नहीं समझते थे, जिससे कंपनी को अपना कार्य जो चलाना था बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा कठिन होता था उस टाइम। और कंपनी के कर्मचारी यह अनुभव करते थे कि स्थानीय निवासियों के साथ मुक्त व प्रत्यक्ष संपर्क तथा बातचीत करना अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेज अपनी भाषा को श्रेष्ठ तथा भारतीय भाषाओं को निकृष्ट समझते थे, ठीक है। यानी जो उनका अंग्रेजी भाषा था उनको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे, और जो हम लोगों का भारतीय भाषा था उसको वो लोग बहुत ही, आप कह सकते हो, निकृष्ट समझते थे, यानी अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए वे भारतीय भाषा नहीं सीखना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान करना ही उन्हें संभव और सरल तथा प्रभावशाली उपाय प्रतीत हुआ। और फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि क्यों वो भारतीय लोगों को क्यों अपना लैंग्वेज सिखाना चाहते थे, क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया, क्योंकि जो उनका जो भी व्यापार था वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो पैसा कमाने के उद्देश्य से आए थे। और जो भारत के लोग थे वे अपनी भाषा में बोलते थे और वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। तो इससे जो काम करने का जो प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा इनको सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको सिखा दिया जाए, फिर जो भी काम है उसको बाद में किया जाएगा। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि सबसे पहले इनको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान करना ही उन्हें संभव और सरल तथा बहुत ही प्रभावशाली उपाय प्रतीत हुआ। अपने इस स्वार्थ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रसार में ईसाई मिशनरियों की सहायता ली थी तथा साथ ही ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार करने के लिए भी शिक्षा का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की, जो कि भारत में शिक्षा के आधुनिक रूप का श्री गणेश था। यानी भारत में सबसे पहले शुरू हुआ। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, परंतु कुछ परोपकारी लोगों के प्रयासों के अतिरिक्त आधिकारिक रूप में कोई भी सार्थक प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जन सामान्य की शिक्षा के प्रति लगभग उदासीन रही, क्योंकि जो उसने प्लान बनाया था कि हाँ हम इस तरीके से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, बट उसमें उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद देखिए इनमें मिशनरियों ने क्या शिक्षा से रिलेटेड इन्होंने क्या प्रयास किया। तो ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए किसका माध्यम लिया था, तो शिक्षा का सहारा लिया था। इन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है
जो ईसाई मिशनरी थी वो धर्म प्रचार के लिए शिक्षा का माध्यम बना लिए थे और उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी की थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही वो क्या ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक कौन है? तो ईसाई मिशनरी है। और उस समय भारत में मुख्यतः डच, डेन, फ्रांसीसी व ब्रिटिश मिशनरियाँ कार्यरत थी। इन्होंने चीन, सुवे, विलियम, तंजौर, श्रीरामपुर, तिरुचिरापल्ली तथा फोर्ट सेंट डेविड में प्राथमिक विद्यालय खोले और फ्रांसीसियों ने माही, यनाम, कालीकट, पांडिचेरी तथा चंद्रनगर में विद्यालय खोले और पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, बेसिन, कोचीन तथा हुगली में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और ब्रिटिश मिशनरियों ने मद्रास, मुंबई तथा बंगाल में अनेक स्कूलों की स्थापना की। उसके बाद देखिए मिशनरियों ने सन 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। तो दान आश्रित विद्यालय किसने खोला? तो मिशनरियों ने खोला। कब खोला? तो 1729 में खोला। कहाँ खोला? तो कलकत्ता में खोला। इससे रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इसी प्रकार के एक फ्री स्कूल सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी के द्वारा खोला गया। यानी 1789 ईस्वी में फ्री स्कूल सोसाइटी के द्वारा फ्री स्कूल खोला गया और इन विद्यालयों में यूरोपियन तथा अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और सन 1714 ठीक है, सन 1714 में केरे ने दिनाजपुर में एक स्कूल खोला और सन 1810 में मार्समैन की मदद से मिशनरियों ने कलकत्ता में जनहितकारी संस्था के नाम से निधन ईसाई बालकों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। इस प्रकार 1817 तक बैप्टिस्ट मिशन के लोगों ने कलकत्ता के आसपास लगभग कितने स्कूल खोले? तो 15 स्कूल खोले। परंतु 1808 में कंपनी के संचालकों ने अपनी धार्मिक तटस्थता की नीति को पुनः घोषणा की। कंपनी की इस नीति की भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर निंदा की गई और कहा गया कि कंपनी ईसा मसीह के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि जो ईसा मसीह के जो मिशनरी थे वो क्या करते थे कि अपनी शिक्षा, अपनी जो भी धर्म का प्रचार था वो किससे करते थे? वो शिक्षा के माध्यम से करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि इस जो आप जितनी भी धार्मिक तटस्थता थी तो इसके लिए भारत और इंग्लैंड में इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की गई और कंपनी ईसा मसीह के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तथा वह भारतीयों की शिक्षा की अवहेलना कर रही है। और इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1813 में कंपनी के आज्ञा पत्र में कंपनी का प्रमुख उत्तरदायित्व भारतीयों में शिक्षा का प्रसार घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसका जो रिजल्ट आया कि सन 1813 में जो कंपनी के आज्ञा पत्र में कंपनी का प्रमुख जो उत्तरदायित्व भारतीयों में शिक्षा का प्रसार घोषित कर दिया गया। अब चलिए फ्रेंड, जो अगला आपका प्रश्न है कि मिशनरी स्कूलों की विशेषता क्या है, जो कि बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। मिशनरियों द्वारा स्थापित विद्यालय अनेक बातों में तत्कालीन देशीय विद्यालयों से अलग थे या पृथक थे। इनके द्वारा भारतवर्ष में नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। उनमें पाई जाने वाली जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी। कक्षा शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि आधुनिक किसको बोला जाता है? तो मिशनरियों को ही बोला जाता है। और आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। ठीक है, और इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और इन स्कूलों में पाठ्यक्रम जो था बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था और उसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय भी सम्मिलित थे। बालकों को पुस्तक तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी, यानी फ्री में ये सब कुछ उन्हें पढ़ाया सिखाया जाता था और बालकों को योग्यता के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में विभाजित किया जाता था। यानी जिस स्तर के जो भी बालक थे उनको उसी के क्लास में बैठाकर उनको सिखाया और पढ़ाया जाता था और विद्यालय का समय निश्चित होता था और शिक्षण कार्य जो भी कार्यक्रम होता था वो एक निश्चित समय सारणी के अनुसार ही चलता था या कराया जाता था। तो ये मिशनरी के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उसके बाद देखिए कि
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे जो विभिन्न कक्षाओं में पृथक पृथक पाठ्य विषय पढ़ाते थे। यानी जो आज के टाइम में होता है कि बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो हर एक क्लास में हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग उनका एक टाइम टेबल के साथ फिक्स होता है कि आपको कौन सा क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है किस टाइम। 10वां जो उनका विशेषता था मिशनरी स्कूलों की कि इन स्कूलों में परीक्षाएं होती थी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थी को कक्षा उन्नत यानी वो अगली क्लास में उन्नत की तरफ जाता था। ठीक है, और अध्यापन अपने विषय के ज्ञाता और प्रशिक्षित होते थे। यानी जो टीचर्स होते हैं उनका जो भी सब्जेक्ट होता था उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो जानते थे, प्रशिक्षित होते थे और समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। ठीक है, और उसके बाद रविवार को विद्यालय में अवकाश रहते था। तो फ्रेंड्स अगर हम कहें कि आज के टाइम में अगर आप देखो तो जो मिशनरी स्कूल की विशेषता है सेम प्रोसेस आज भी यही चल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका है कि चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास बताइए। तो चार्ल्स ग्रांट इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक कर्मचारी था जो भारत में अनेक वर्षों कार्य करने के बाद अवकाश प्राप्त करके इंग्लैंड वापस चला गया था। ठीक है, यानी जो चार्ल्स ग्रांट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एक कर्मचारी था जो भारत में अनेक वर्षों तक काम किया। उसके बाद वो छुट्टी लेकर इंग्लैंड वापस चला गया। उसने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, तथा उसके निवारण के लिए 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत किया जिसके तहत पहला भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, दूसरा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, तीसरा अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, चौथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और पांचवा पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। तो फ्रेंड्स ये चार्ल्स जो ग्रांट थे ये क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो कुछ वर्षों के काम करने के बाद भारत से इंग्लैंड चले गए और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो हिंदू और मुस्लिम थे वे बहुत ज़्यादा अज्ञान थे। ठीक है, उनको ज्ञानता की कमी थी। तो इसके कारण उन्होंने इसके निवारण के लिए 5 सूत्र भी बताए थे जिनमें आपका पहला था भारत में विद्यालयों की सबसे पहले तो स्थापना करना चाहिए, दूसरा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना चाहिए, तीसरा अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देनी चाहिए और चौथा ईसाई धर्म का प्रचार करना तथा लास्ट की पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। उपरोक्त में से शिक्षा के प्रचार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। उसकी धारणा थी इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। इसलिए इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। किसको? तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता भी माना जाता है वो चार्ल्स ग्रांट को ही माना जाता है। चार्ल्स के विचारों में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स बहुत प्रभावित हुए और इसके बाद 1813 के कंपनी के आज्ञा पत्र में धारा जुड़वाई जिसके फलस्वरूप मिशनरियों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार हो गया और तथा हाउस ऑफ कॉमन्स ने साहित्य को पुनरुद्धार व सुधार, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन व भारत में विज्ञान के प्रसार व संवर्धन हेतु अलग अलग धनराशि की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स ये था पूरा चार्ल्स ग्रांट के बारे में कुछ क्या उन्होंने शैक्षिक प्रयास किए थे, क्योंकि उनको ये जब पता चला कि हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा ज्ञानता की कमी है तो उन्होंने इसके निवारण के लिए 5 सूत्र बताए। ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो अगला जो आपका प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयासों का परिचय दीजिए। तो अब इसको हम कल, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किया कि स्वतंत्रता से पूर्व मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास का प्रयोग, यानी जब स्वतंत्रता हमारा जो भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले मिशनरियों ने क्या शैक्षिक प्रयास किया ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे तो वो केवल भारत में पैसे कमाने के उद्देश्य से आए थे, न कि रहने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति आई जिसके कारण वो इसमें शासक बन गए और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब उनकी भाषा और भारतीयों की भाषा वो अच्छे से उनका जो आप कह सकते हो कि वार्तालाप नहीं हो पाता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए और इसलिए उनके मन में शिक्षा का विचार आया। उसके बाद जो मिशनरियों थे वो अपने शिक्षा के माध्यम से अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए और इसके लिए कई विद्यालयों की स्थापना भी किए। ठीक है, और इसे ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा कि आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ईसाई मिशनरियों को माना जाता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि मिशनरी स्कूल की विशेषता। तो आज के टाइम में जो भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली की जो भी विशेषता है सेम
सेम प्रोसेस वही था ईसाई मिशनरियों का, ठीक है। और उसके बाद चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास, जिन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे और भारत में कई वर्षों तक काम किए, फिर छुट्टी लेकर इंग्लैंड चले गए और उसके बाद इन्होंने एक लेख लिखा जिनमें इन मुसलमानों और हिंदुओं की अज्ञानता के कमी के कारण इन्होंने इस पे एक लेख लिखा, जिसमें इन्होंने बताया कि 5 सूत्र के कारण इनका जो भी अज्ञानता है इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो चार्ल्स ग्रांट है ये आधुनिक शिक्षा के आप कह सकते हो कि ये जन्मदाता भी माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ईसाई मिशनरी थे वे क्या माने जाते थे, परिवर्तक, लेकिन जो ये आपके आधुनिक शिक्षा के चार्ल्स ग्रांट जन्मदाता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स बस आप सभी याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।